Hello students and welcome back to YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 12 and in today's lecture we will cover electric flux and area vector. जैसा कि आपको पता है कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना माइंड मैप जरूर देखते हैं। तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर जो चैप्टर फर्स्ट में दो कॉन्सेप्ट थे, इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम आज आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इससे पहले ऊपर वाले जितने भी ये कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर कर लिए हैं। अपने जो पेंडिंग कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम जो यहाँ पर गिवन आपको मैं बता दूं कि जो माइंड मैप अपना गिवन होता है ये अपने मेन जो टॉपिक्स है उनके मैंने नाम लिखे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनके अलावा हम टॉपिक्स कवर नहीं करते हैं। जो कंपटीशन के लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, उनको हम कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम से कवर करते हैं। जो आप हर लेक्चर में देखते हो कि कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर जरूर दिया होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि फ्लक्स के बारे में, कि किस तरह से किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स को स्टार्ट करें उससे पहले हमें एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अभी तक छोटी क्लासेज में हमने ये देखा था कि एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप सिंपली क्या करते हो, उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करते हो उसकी ब्रेड्थ से। और आपने ये भी देखा कि +1 क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, लेंथ को स्केलर लेके चलते हैं, तो वैसी बात हम एरिया को भी अभी तक स्केलर मान के चलते थे। बट अब जो हम देखेंगे कुछ थोड़ा हटके देखेंगे कि कैसे एक एरिया को वेक्टर माना जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये आपका एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की अगर मैं लेंथ मान लेता हूँ स्मॉल ए और इसकी ब्रेड्थ मान लेता हूँ स्मॉल बी, तो आप इसका एरिया निकालोगे तो सिंपली आप एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालोगे ए इंटू बी। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर अभी तक एरिया वेक्टर वाली कोई भी बात आपने नहीं देखी। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, अपना जो रेक्टेंगल है उसको मैंने यहाँ पर, ये तो आपको सिंपली सामने नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर इसको, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूँ, इसको वाई एक्सिस मानता हूँ और ये वाली जेड मानता हूँ, तो मैंने इसको एक्स जेड प्लेन में शो किया है। अब देखो ये तो केस आपका सिंपली ए और बी का। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ए साइड थी वो ए साइड जो है किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। मान लेते हैं यहाँ तक एक वेक्टर बनता है जिसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और ये वाली जो साइड है जो एक्स के लॉन्ग है ये यहाँ तक ये बन जाती है बी वेक्टर। तो ऐसे केस में आपने पढ़ा है कि जब ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है आपका, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। आपने ये पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर की प्रोडक्ट क्या होती है, ए बी, दोनों के बीच में जो थीटा होता है उसका साइन और इंटू में यूनिट वेक्टर। अब ए और बी जिस प्लेन में होते हैं उसके ये परपेंडिकुलर होता है, और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम जिस रूल का यूज करते हैं उसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इस तरह से कुछ राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे आपने यहाँ क्या ले रखा है, यहाँ पहले ए ले रखा है उसके बाद बी ले रखा है, इसलिए जो अपनी ये फिंगर्स होती हैं, ये फिंगर्स होती है ए से बी की तरफ। इस तरह से ए ये वाला है, ये बी वाला है, तो ए पहले लिखा है तो थीटा की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ए से बी की तरफ, और इसी तरफ अपनी ये फिंगर होती है। इस फिंगर के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग जो फिंगर को सेट करते हैं अपने राइट हैंड की जो थंब होता है वो हमें डायरेक्शन देता है इस वेक्टर की। तो ये वेक्टर जो है देखो, अब ये वाला जो थीटा है, क्योंकि आपने इसी प्लेन को इसमें रिप्रेजेंट किया तो यहाँ जो थीटा बनने लग रहा है वो 90 डिग्री बनने लग रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी साइन 90 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ए बी इंटू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ, ये वाला। और आपको पता है ये वाई एक्सिस है, आपको पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई के लॉन्ग क्या लेते हैं, जे लेते हैं, और जेड के लॉन्ग क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर के। तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर जो है, आप अगर इसको एग्जैक्टली लिखना चाहते हो तो ये जो वेक्टर है और ये वाई के लॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ एन की जगह जे भी लिख सकते हैं। बट बात ये नहीं है, ये तो कोई खास बात नहीं है। बट ये देखिए, ये अभी आपने क्या देखा कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो आपने क्या देखा, ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैग्नीट्यूड को। तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू में यूनिट वेक्टर। और आपको पता है जब किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ में, ये मैग्नीट्यूड बना अपना
और ये बना यूनिट वेक्टर। जब मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अपना एक वेक्टर। तो इस तरह किसी जो वेक्टर बना है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एरो। अब ये ए एरो क्यों लिखा मैंने इसको बना दिया अब एरिया वेक्टर। तो ये वाला जो वेक्टर आपके सामने एरो नजर आ रहा है आपको, ये वाला ये एरिया वेक्टर है। इस एरिया वेक्टर की क्या खास बात है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये वही होगा जो हमेशा से हम कैलकुलेट करते आते हैं, बट साथ में नया पॉइंट इसमें क्या आया है कि इसकी हमने डायरेक्शन भी काउंट करनी है। और डायरेक्शन कैसे काउंट करनी है, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। आपका जो रूल यूज किया गया यहाँ पर आपको पता है, ये राइट हैंड थंब रूल का आपने यूज करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एरिया को एरिया वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहा, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सिंपली मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब हम देखते हैं, ये तो अपना था एरिया वेक्टर। अब आप आइंदा से ये ध्यान रखोगे कि एरिया वेक्टर भी होता है, ठीक है। अगर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, नॉर्मली हम ज़्यादातर केस में हम छोटी क्लासेस में देखते हैं हम मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि एरिया जो है उसकी डायरेक्शन जो है, यानी कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसा कि हम यहाँ आगे वाले पॉइंट में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है चार्ज के लिए, फ्लक्स जो होता है उसका मीनिंग होता है फ्लो। अब चार्ज तो फ्लो नहीं होता, बट आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब फ्लो करता है, यानी कि एक जगह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूसरी जगह पे जाती है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एरिया को रखा जाता है, तो वो उस एरिया को क्रॉस करती है। और जितने एरिया को क्रॉस करती है तो उस एरिया में जितनी लाइंस पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। यानी कि आपने क्या करना है, इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, यानी कि किसी भी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ, यानी कि क्या मापता है वो, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो पास होती है उस एरिया में से। और उस एरिया को कैसे रखना है, हेल्ड नॉर्मली, यानी कि इसको 90 डिग्री पे रखना है। सही पॉइंट तो ये आता है आपका, आपने एरिया को कैसे रखना है, 90 डिग्री पे रखना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो लाइन्स है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पास होगी इसमें, इससे ज़्यादा लाइन और पास नहीं करवा सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हुए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्स बढ़ जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मानते हुए एरिया को हम इस तरह से रखें कि लाइन ज़्यादा पास हो तो वो एरिया हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। बट अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास अब वेक्टर आ चुके हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एरिया भी एक वेक्टर होता है। अब थोड़ा सा हम सिचुएशन देखते हैं। अगर मान लो ये आपका प्लेन है, इस प्लेन को हम अपनी जगह रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से। देखो, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा रोटेट करते हैं, देखो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद देखो ये दो साइड वाली दो लाइनें हैं, इधर की दो साइड वाली ये जो लाइनें हैं ये दोनों भी इस एरिया को क्रॉस नहीं करने लग रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया रिड्यूस होने लग रही है। इसका मीनिंग सिंपल सा है कि फ्लक्स भी रिड्यूस होने लग रहा है। अब इसको थोड़ा और रोटेट करते हैं, थोड़ा और रोटेट किया। अब आप क्या देखोगे, अभी सभी की सभी जो लाइन है वो इस एरिया के साइड से पैरेलल निकल जाएगी, यानी कि इस एरिया को क्रॉस ही नहीं करेगी। और नंबर ऑफ लाइन अगर क्रॉस नहीं करेगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और रोटेट करते हैं। और अब ये सिचुएशन देखिए, ऐसे केस में क्या हुआ कि पॉइंट वही आ चुका जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बट डिफरेंस क्या है, पिछली बार आपने देखा जहाँ से स्टार्टिंग किया था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जाने लग रहा था राइट हैंड साइड में। अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जाने लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, बट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया दोनों केसेस में इक्वल है। बट आपको पता है हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करने लग रहे हैं तो डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ तक बात नंबर ऑफ लाइंस की है तो नंबर ऑफ लाइंस इस केस में भी और स्टार्टिंग वाले केस में भी इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, एक जनरल कंडीशन लेके चलते हैं। कैसे, हम न तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे मानते हैं, न ही ऐसे 180 डिग्री पे मानते हैं, यानी कि अपोजिट मानते हैं। हम मानते हैं ये वाली कंडीशन। देखो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किया एरिया वेक्टर के साथ में कुछ एंगल थीटा के साथ। तो ऐसे केस में अगर आपको फ्लक्स निकालना हो तो इस केस में हमें क्या करना है,
हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ड्रा करने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये एंगल थीटा है। अब ये देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो चुकी है, इस ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया आपका, ये एंगल थीटा बन चुका है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट ड्रा करते हैं, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा होता है ई कोस थीटा, और ये आपका एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए है। तो जो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो निकालते हैं इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे केस में जो नंबर ऑफ लाइन्स होगी वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं हम इस ई कोस थीटा को ए से मल्टीप्लाई करके। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्लक्स जो है वो अब कौन कौन से वेक्टर पे डिपेंड करता है। फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया वेक्टर कितना है। इन दोनों को इंक्रीज करोगे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा अगर इन दोनों को सेम रखते हैं उस केस में ये जो थीटा है उसकी कोस की वैल्यू पर भी फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं सिंपली, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये बन जाता है ई कोस थीटा इंटू ए। ई कोस थीटा क्यों लिया आपने, देखो हमने क्या करना है, इस एरिया के अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया के बिल्कुल 90 डिग्री पर है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एरिया है, एरिया के 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, ई कोस थीटा, क्योंकि यही लाइन जो होगी इस कंपोनेंट की जैसे जो लाइन होगी वो मैक्सिमम पास करेगी। अगर ये वाला कंपोनेंट लेते हैं जो ई साइन थीटा बनता है, तो इसकी वजह से जो लाइन ऑफ फोर्स होगी वो इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगी। तो फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करता है, ई कोस थीटा कंट्रीब्यूट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है उसकी मल्टीप्लाई करनी है एरिया से। तो इसको आपने क्या लिख दिया, ई ए कोस थीटा, और आपको पता है नंबर ऑफ लाइन्स यानी कि काउंटिंग है, इट मीन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए, यानी कि ई और ए की, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्लक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ई, ई का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल होता है एरिया के, और कितना सरफेस एरियाज आपने लिया है जिसमें से लाइन पास होने लग रही है। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब हम देखते हैं इसी पॉइंट को दोबारा से अलग अलग। अब ये देखिए, इस वाले केस में अगर ई डॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ई डॉट ए, तो आप देखिए ई की डायरेक्शन और इस ए की डायरेक्शन दोनों एक तरफ है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो ई ए कोस ऑफ 0 डिग्री, आपको पता है कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाता है, ई ए आ जाता है। तो ये जो फ्लक्स बनेगा ये बनेगा मैक्सिमम। सेकंड वाला केस देखते हैं। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, एरिया इस तरफ काम करने लग रहा है, तो ये जो एंगल बना ये कितना बना, 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ई डॉट ए निकालते हैं हम। आपने क्या किया, ई ए कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, और आपको पता है कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फाई की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो आपने क्या देखा कि आपके पास दो सिचुएशन है जिसमें एक में फ्लक्स मैक्सिमम जा रहा है और दूसरे में फ्लक्स 0 जा रहा है। तो ये तो है आपका केस फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, और ये वाला केस है फॉर 0 फ्लक्स। अब देखते हैं एक कंडीशन और जिसमें फ्लक्स तो नंबर ऑफ लाइन तो मैक्सिमम है, बट जो उसकी वैल्यू उसको नेगेटिव ली जाएगी। वो क्यों ले जाएगी, देखो इस वाले केस में देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है वो मूव करने लग रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो एरिया जो वेक्टर है ये इस तरफ काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ काम कर रहा है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो देखे, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के बीच में एंगल देखते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो थीटा जो यहाँ बना है वो बना है 180 डिग्री, सॉरी ये थीटा ही है, थीटा बना है 180 डिग्री। तो ई डॉट ए, तो क्या आ गया आपके पास, ई ए कोस ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आएगा, ई ए कोस 180 डिग्री की नेगेटिव होती है वैल्यू, तो ये आ जाएगा माइनस ई ए। तो ये वाला जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा। हालांकि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो उतनी ही लाइन है जो आपने केस फर्स्ट में देखी थी, बट डायरेक्शन की वजह से ऐसे फ्लक्स को हमेशा क्या लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ मिनिमम फ्लक्स। तो आपने क्या देखा, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, और फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी ई ए। फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी या 0 कब होगी, 0 ले लेते हैं पहले, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी,
जीरो आ जाएगी। और थर्ड केस फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम क्या आएगी, जब थीटा जो आपका है वो 180 डिग्री हो। ऐसे केस में फाई मिनिमम की जो वैल्यू आती है वो अभी अभी आपने देखा माइनस ई ए आती है। तो ये आपकी थी पॉइंट, मैक्सिमम फ्लक्स, जीरो फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स। इस तरह से फ्लक्स जो है आपकी तीन वैल्यूज हमने देखी यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है, बट मैंने जनरल कंडीशन ली है यहाँ पर। देखो आपके पास ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसकी डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वैसी बात है, एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ये वाला होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको पता है ये इधर मान लेता हूँ मैं। तो कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, इसमें एरिया की वैल्यू गिवन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होती है, और साथ में थीटा की वैल्यू गिवन होती है। और आपको पता है कि फाई की वैल्यू जब निकालते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, ई डॉट ए चाहिए। बट आपने ध्यान रखना है कि ई ए कोस थीटा की वैल्यू सोल्व करते हैं तो ये थीटा कहाँ होता है, ये थीटा जो होगा वो हमेशा मिलेगा आपको इन दोनों के बीच में, ये वाला, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि ये एंगल दे देते हैं आपको, जैसे 30 डिग्री दे देंगे, मान लो इस वाले केस में आपको ये जो थीटा ये 30 डिग्री दिया होता, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये एंगल 30 देखें, यहाँ कोस की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू निकाल देते हैं। बट ये जानबूझ के दिया होता ताकि गलती करें आप। आपने ये थीटा नहीं लेना, आपने थीटा लेना ये वाला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच में। तो थीटा जो आपका ये 30 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ पर, थीटा लेंगे 60 डिग्री। तो यहाँ कोस 60 आएगा फिर, ठीक है ना। तो ई ए कोस 60 डिग्री से आपने इसको सोल्व करना, हालांकि ये आपको ये मिलेगा, बट आपने अपने आप दूसरा एंगल निकाल लेना है। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया कुछ भी हो सकता है। ये आपने जैसे यहाँ रेक्टेंगल देखा आपने, कहीं आपको सर्कल मिल सकता है, इस तरह से एरिया चेंज हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ई की वैल्यू मिलेगी, एरिया निकाल देंगे। जैसे रेक्टेंगल है तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मिलेगी, अगर ये सर्कल है तो आपको इसकी रेडियस की वैल्यू मिलेगी। और रेडियस अगर आपको पता है तो वैसी बात है, सर्कल का जो रेडियस अगर आर मान लेते हैं तो एरिया जो बनता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ई की वैल्यू ए पाई आर स्क्वायर कोस 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हल्का सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें गलतियाँ हो जाती है। अब देखते हैं, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं ताकि आप छोटी से छोटी बात आसानी से समझ सकें। जैसे आपको क्या पूछा गया है कि ये दो डायग्राम आपको गिवन है, इसमें ये पूछा है कि यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एंड प्लेन सरफेस। ये जो आपको हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं इसके दो सरफेस है, एक तो ये ऊपर वाला सरफेस ये कर्व है और नीचे से यहाँ से बंद है ये प्लेन सरफेस है। तो दोनों को अलग अलग सिचुएशन में रखा गया, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ मूव करने लग रही है, एक में ऊपर की तरफ मूव करने लग रही है। तो देखो आपने क्या करना है, सिंपली आपने टोटल फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स की टोटल वैल्यू जो है वो आपने क्या कर लेनी, दो पार्ट में डिवाइड कर लेनी है। एक तो आपने प्लेन सरफेस के लिए, दूसरी फ्लक्स की वैल्यू आपने अप्लाई कर देनी है कर्व्ड सरफेस के लिए, ठीक है। अब एक बात देखो, सबसे इसमें ट्रिक वाली बात क्या है, वैसे तो गॉस थ्योरम आगे वाला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 13, उसको करने के बाद में ये बिल्कुल आसान लगेगा। बट क्योंकि हम इसको फ्लक्स के नज़रिए से देखना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम हम इस तरह इसका फ्लक्स कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब किसी भी सरफेस के अंदर लाइन एंटर करती है और उतनी ही लाइन उससे वापस लीव कर जाती है तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। जैसे देखो इस वाले सरफेस में लेफ्ट साइड में लाइन एंटर करने लग रही है, उतनी ही लाइन राइट हैंड साइड से वापस निकलने लग रही है। सेकंड सरफेस में भी देखो ऐसा ही होने लग रहा है, सेकंड केस में नीचे से लाइन एंटर करने लग रही है और ऊपर वाले सरफेस से रिमूव होने लग रही है। तो ऐसे केस में जो टोटल फ्लक्स जो होगा वो हमेशा जीरो माना जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, फ्लक्स प्लेन सरफेस प्लस कर्व्ड सरफेस। पहले वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। अब ये देखो, अब कर्व सरफेस को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको एरिया निकालना है, ई डॉट ए करना है, थोड़ा दिक्कत आएगी। बट हम प्लेन वाले सरफेस को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड लेते हैं और सरफेस के 90 डिग्री पे लेते हैं। अब ये देखो, ये बन चुकी है आपकी ई की डायरेक्शन और ये बन चुकी है ए की डायरेक्शन और एंगल दोनों के बीच में कितना बना, 90 डिग्री। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो ये कर्व्ड सरफेस है, सॉरी प्लेन सरफेस जो है, उसके लिए ई डॉट ए की वैल्यू बनती है ई ए कोस 90 डिग्री और कोस 90 आते ही आपको पता जीरो बन जाता है। तो आपने क्या किया, इस जगह पर दोबारा से वैल्यू पुट की
ये जो प्लेन सरफेस है उसका जो फ्लक्स 0 पुट करेंगे तो obvious सी बात है 0 इज इक्वल टू 0 प्लस फाई सी एस कर्व्ड सरफेस। तो आपने क्या देखा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो कर्व्ड सरफेस है उसका फ्लक्स भी कितना है, 0 है। तो यहाँ से आपने ये देखा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड वाले केस में देखते हैं, दोबारा वही पॉइंट आपने अप्लाई करना है। फाई टोटल की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, फाई कर्व्ड सरफेस प्लस फाई प्लेन सरफेस। अब देखो, अब ये ऐसा नहीं आपने डायरेक्ट कर देना 0 मान लेना है, क्योंकि देखो आपसे अलग अलग पूछा गया है। आपको कर्व्ड सरफेस से पूछा गया, प्लेन सरफेस से पूछा गया है। तो इस वाले पहले वाले केस में तो कर्व्ड के लिए भी देखा आपने, प्लेन के लिए भी देखा, दोनों के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू 0 बनने लग रही है। एंटायर के लिए तो 0 है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पूरी बॉडी के लिए तो 0 है, बट हमें अलग अलग पार्ट में पूछा है, इसके कर्व्ड और प्लेन वाले के अलग अलग पूछा है। इसी तरह से इस पूरे एंटायर के लिए तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी लाइन रिमूव होने लग रही है। बट आपसे पूछा गया कि इसके कर्व्ड और प्लेन वाले में से बताना कितनी है। तो देखो, अब पहले हम प्लेन वाला केस को सोल्व करते हैं। तो टोटल वैल्यू तो 0 है, कर्व्ड का आपको पता नहीं अभी तक, पर प्लेन वाली निकाल लेते हैं जो आसान है। कैसे, अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर है, इस प्लेन वाले का एरिया वेक्टर है, वो किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनने लग रहा है, 180 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, ये रेडियस r मान लेते हैं, तो फाई की जो वैल्यू बनेगी प्लेन सरफेस के लिए वो बनेगी ई ए कोस 180 डिग्री। तो देखो ई एरिया, नीचे वाला एरिया बिल्कुल एक डिस्क बनेगी, सर्कुलर डिस्क बनेगी, और रेडियस r है तो उसका एरिया कितना बनेगा, पाई r स्क्वायर इंटू कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो आपने क्या देखा कि फ्लक्स की वैल्यू आज की है माइनस ई पाई आर स्क्वेयर। तो आपने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है माइनस ई पाई आर स्क्वेयर। तो आपने क्या देखा, इसको इस तरफ ले जाओ तो फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस आ जाएगा अपना ई इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो देखा आपने कितनी आसानी से इस सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। नॉर्मली हम सोचने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है भी इस अकेले करो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, केस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। ये आपके पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर में आपको पता 3 तरह के एरियाज होते हैं, एक तो ये कर्व सरफेस होता है और ये 2 प्लेन सरफेस होते हैं। जो आपका सिलेंडर है उसका बॉटम और उसका टॉप जो है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करते हैं और देखते हैं कि कितना फ्लक्स बनता है। तो बिल्कुल ईजी है, देखो इसमें आपने क्या करना है, 3 एरिया है, तीनों को अलग अलग कंसीडर करना है। तो देखो ये वाला जो एरिया है, जो इसका ये वाला एरिया है जो नज़र नहीं आ रहा अपने को, ये जो इसका ये वाला फेस है, इस वाले फेस के अकॉर्डिंग देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया इस तरफ है। तो यहाँ जो फाई की वैल्यू आएगी, इस सरफेस को 1 नाम दिया है, तो यहाँ जो फाई 1 की वैल्यू आएगी, फाई थ्रू 1, उसकी वैल्यू आएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मानते हैं तो ये आ जाता है आपका ई ए कोस 180 डिग्री। ए को मैंने मान लो A1 माना हुआ है, A1 लिख देता हूँ। A1 का मतलब फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है। इसको सेकंड सरफेस माना हुआ है, इसको थर्ड सरफेस मान लेते हैं। तो E A1 कोस 180 डिग्री पहले सरफेस के लिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वैल्यू क्या हो चुकी है, E A1 नेगेटिव में, ठीक है। और इस तरह से सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड वाले केस में फाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, फाई 2 की वैल्यू आएगी, देखो सेकंड वाले केस में ये जो एंगल बनता है कर्व्ड सरफेस के लिए 90 डिग्री बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, और एरिया ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ, और दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू आपको पता है 0, तो फाई जो सेकंड केस वाले में आएगा, सेकंड एरिया के लिए वो 0 आएगा। और थर्ड वाले केस में देखते हैं यहाँ 5 और 3 इस एरिया के लिए, इसके लिए क्या आएगा, देखो एरिया वेक्टर भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों एक ही तरफ है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा EA3 कोस 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा EA3। तो वैसे तो A1 A2 A3 लेने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है इसलिए लिया है, ठीक है। तो आपके पास देखो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3।
तो वैसे भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि जितनी लाइन एंटर करने लग रही है उतनी रिमूव होने लग रही है, बाहर जाने लग रही है। बट फिर भी अगर यहाँ देखते हैं फाई 1 की वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि जो आपका एरिया A1 है वो इक्वल है एरिया A3 के, क्योंकि आपका जो ये सिलेंडर है इसके आमने सामने वाले सरफेस जो है टॉप और बॉटम जो है ये दोनों इक्वल एरिया के बिल्कुल बराबर है ये। तो ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। तो आपने अलग अलग देखा तब भी जीरो, और वैसे सिंपल कंसेप्ट जितनी लाइन एंटर करती है उतनी रिमूव होने लग रही है, उस केस में भी आप आइडिया लगा सकते हो कि नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला केस, ये आपका हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर में यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस चार्ज की वजह से फ्लक्स की वैल्यू कितनी बनने लग रही है थ्रू द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला सरफेस है। अब देखो आपने अभी थोड़ी देर पहला कि जितनी लाइन एंटर कर, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा अभी कि जितनी लाइन एंटर करती है उतनी रिमूव होती है, तो फ्लक्स जीरो होता है। इस पॉइंट को यहाँ अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि ध्यान से देखिए ये जो चार्ज है इसका इतना इतना जो हिस्सा है ये स्फीयर से बाहर है, इसकी ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, और इसको भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि सरफेस के पैरेलल चल रही है। तो ये जो लाइन है ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। कौन सी कंट्रीब्यूट करती है, ये वाली लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। इस तरह से बाकी जो लाइन इससे और इससे ऊपर की तरफ होगी वो सभी फ्लक्स बनाएगी। तो आपने ये नहीं सोचना भी जितनी लाइन एंटर करी उतनी रिमूव हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो जितनी भी लाइन है ये यहाँ पर जनरेट होने लग रही है, इस जगह से जनरेट होने लग रही है। तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। जितना भी फ्लक्स है इस चार्ज की वजह से उसका आधा जो फ्लक्स बनेगा वो इस सरफेस से जाएगा, और वो आधा कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो गॉस थ्योरम होगी उसमें, आपको थोड़ा इसमें क्लियर हो पाएगा। बट इसको हमने थोड़ा सा पहले ही जिक्र कर लिया ताकि आपको हल्का सा आइडिया लग जाए। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने अभी तक 12 लेक्चर पढ़े हैं। 12 लेक्चर में आपने 19 ऐसे बूस्टर पढ़ लिए हैं जिनमें कुछ ना कुछ हटके बात जरूर है। तो आपने अगर पुराने लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए ताकि आपका किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट बूस्टर मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम क्या होती है, किस तरह से उसको हम अप्लाई करेंगे कुछ एक एग्जाम्पल के अंदर, फिर हम उसके एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बनने वाला है अपना गॉस थ्योरम के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।